लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा विधि, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रपोजल, प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में प्रपोजल और हिंदी में प्रस्तावना कहा जाता है। ठीक है, इसे ऑफर भी कहा जाता है और ऑफर की हिंदी प्रस्ताव होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंपटीशनों में पूछा जाता है। इसका अध्ययन दो पार्ट में किया जाता है। एक तो प्रपोजल, प्रस्तावना है क्या चीज़, इसको हमने पहले लेक्चर में अपनी जो हमने यूट्यूब के माध्यम से आलोचना क्लासेज में बताया, उसमें मैं बता चुका हूँ। प्रस्तावना 2A में, प्रस्तावना सेक्शन 2A में परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जहाँ पर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ करने या करने से प्रवृत्त रहने के लिए अपनी इच्छा यानी वांछा उससे व्यक्त करता है कि वह उसके प्रति अपनी सहमति दे, तो इसे प्रस्तावना कहा जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 2A में। इसको हमने पहले भी बताया था, यहाँ भी हमने रिपीट कर दिया क्योंकि बताना जरूरी था। अब इसके बाद आता है इसको दो पार्ट में। पहला चीज होता है प्रपोजल, प्रस्तावना की संसूचना, कम्युनिकेशन कब पूर्ण होती है। हमने लिखा है व्हेन प्रपोजल इज सेट टू बी कम्युनिकेटेड, यानी प्रस्तावना संसूचित हुई या हुआ कब कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रस्तावना संसूचित हुआ कब कहा जाता है। तो इसके लिए इसको हमने पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 4 में बताया गया है कि प्रस्तावना की संसूचना कब पूर्ण हुई मानी जाती है। धारा 4 में बताया गया है। धारा 4 की वर्डिंग लाइन है डायरेक्टली कि प्रस्तावक द्वारा की गई प्रस्तावना तब संसूचित तब पूर्ण मानी जाती है, यानी प्रस्तावक द्वारा की गई प्रस्तावना की संसूचना तब पूर्ण मानी जाती है जबकि संसूचना स्वीकृतकर्ता एक्सेप्टेंस कर्ता के नॉलेज में आ जाती है। उसी समय ये मान ली जाती है कि प्रस्तावक द्वारा की गई प्रस्तावना संसूचित हो गई। ठीक, कब? जबकि वह स्वीकृतकर्ता के ज्ञान में आ जाती, नॉलेज में आ जाती है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताते हैं। ए नामक व्यक्ति अपनी सेकेंड हैंड कार बी नामक व्यक्ति को बाई पत्र के माध्यम से यानी बाई डाक के माध्यम से बेचने का प्रस्तावना करता है। ठीक, रुपया क्या लगाता है? 25,000 रुपये। यानी ए अपनी कार बी को 25,000 रुपये में बेचने की प्रस्तावना करता है, माध्यम बनाता है डाक यानी पत्र के माध्यम से। अब यहाँ क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि प्रस्तावना की संसूचना कब पूर्ण हो जाएगी, जो कि सेक्शन 4 का उत्तर इसमें मिलेगा। इसमें प्रस्तावना की संसूचना तब पूर्ण हो जाएगी जब प्रस्तावना स्वीकृतकर्ता यानी बी के नॉलेज में आ जाती है। यहाँ ए क्या है? प्रपोजल है और बी एक्सेप्टेंस करता है। जैसे ही प्रस्तावक द्वारा की गई प्रस्तावना की संसूचना बी के नॉलेज में आ जाती है, प्रस्तावना पूर्ण हो जाती है, यानी हमको सेक्शन 4 का आंसर यहाँ मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज जो आती है, अब हम इस टॉपिक पर चलते हैं, रियोकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रस्तावना का प्रतिसहरण। प्रतिसहरण मीन्स होता है खंडन। प्रतिसहरण मीन्स खंडन, रिमूव, यानी प्रस्तावना का खंडन कब हो जाता है। एक क्वेश्चन तो यह पूछता है कि कोई प्रस्तावना कब संसूचित हुई कही जाती है, मानी जाती है, जिसका उत्तर हमने बता दिया। दूसरी चीज है प्रस्तावना का प्रतिसहरण। प्रतिसहरण की हिंदी प्रस्तावना को हम दूसरे वर्ड में खंडन कर सकते हैं। इसका खंडन कब होता है, प्रपोजल का खंडन कब होता है, तो इसके लिए दो सेक्शन, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 5 में बताया गया है कि प्रस्तावना यानी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस स्वीकृत
का अवखंडन या प्रतिसहरण कब किया जाता है या कब किया जाता है। दूसरा सेक्शन है 6 में बताई गए है कि प्रतिसहरण या अवखंडन कैसे किया जाता है। ठीक, तो इसलिए हम 5 और 6 का स्टडी या अध्ययन जब साथ साथ करेंगे तो हमको रियोकेशन ऑफ प्रपोजल यानी प्रस्तावना का प्रतिसहरण या स्वीकृत का प्रतिसहरण का आंसर मिलेगा। अब इसके लिए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, सेक्शन 5 और 6 की व्याख्या करते हैं, इसके बाद हम बताएंगे। किसी भी प्रस्तावना का अवखंडन या प्रतिसहरण प्रस्तावक द्वारा की गई प्रस्तावना का स्वीकृतकर्ता के नॉलेज में आने के पहले यानी बिफोर की जा सकती है, उसके बाद नहीं की जा सकती है। किसी भी प्रस्तावक द्वारा की गई प्रस्तावना का अवखंडन या प्रतिसहरण स्वीकृतकर्ता के नॉलेज में आने के पहले की जा सकती है, इसके बाद नहीं की जा सकती है। इसका हो गया प्रपोजल का। अब आता है स्वीकृत का अवखंडन। स्वीकृत का अवखंडन स्वीकृतकर्ता द्वारा स्वीकृत की सूचना प्रस्तावक के नॉलेज में आने के पहले की जा सकती है, इसके बाद नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो हमने दोनों बताया आपको। अब इसको हम एक केस के माध्यम से देखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट केस है। केस का नाम है हैंथार्म बनाम फ्रेजर। हैंथार्म बनाम फ्रेजर की केस है, 1892 की केस है और चांसली कोर्ट का डिसीजन है। इसमें है क्या, केस में फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि प्रतिवादी अपनी संपत्ति वादी को पत्र के माध्यम से बेचने की प्रस्तावना करता है। प्रतिवादी अपनी संपत्ति वादी को पत्र के माध्यम से बेचने की प्रस्तावना करता है। ठीक, और जिस दिन बेचने की प्रस्तावना करता है उसी दिन प्रस्तावना के अवखंडन का पत्र भी भेज देता है, और इस प्रस्तावना के अवखंडन का पत्र वादी को 4 PM पर प्राप्त होता है। फिर रिपीट करते हैं, हैंथार्म बनाम फ्रेजर की केस 1892 की चांसली कोर्ट की केस है। वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में आप अवखंडन का उत्तर पाएंगे, केस के माध्यम से भी पाएंगे। प्रतिवादी अपनी संपत्ति वादी को पत्र के माध्यम से बेचने की प्रस्तावना करता है, और जिस दिन वह संपत्ति बेचने की प्रस्तावना करता है उसी दिन वह उस प्रस्तावना के खंडन का लेटर भी वादी को भेज देता है, और जो खंडन का लेटर वादी को 4 बजे यानी प्रस्तावना का स्वीकृत का पत्र वादी जो 4 बजे डाल चुका था, प्रतिवादी अपनी संपत्ति बेचने की प्रस्तावना करता है किसी वादी से। जिस दिन प्रस्तावना करता है उसी दिन प्रस्तावना के खंडन का लेटर भी डाल देता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 4 बजे वादी जो है प्रस्तावना को स्वीकार कर लेता है, और 4 ही बजे स्वीकृत का लेटर यानी 4 PM पर स्वीकृत का लेटर वह स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रतिवादी को भेज देता है, यानी 4 बजे डाक में डाल देता है। ठीक, और 5:30 पर प्रतिवादी द्वारा भेजा गया खंडन का लेटर उसको मिलता है। कब मिलता है? 5:30 पर, यानी 1.5 घंटे बाद। ठीक, यहां प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या प्रतिवादी द्वारा भेजा गया जो खंडन लेटर है यानी प्रस्तावना का खंडन हुआ, प्रतिसहरण हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ प्रस्तावना का प्रतिसहरण या खंडन नहीं हुआ, क्योंकि 4 बजे 4 PM पर प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया था और स्वीकृत लेटर डाक में डाल दिया गया था। ठीक है, और जैसे ही डाक में डाला गया ये उसको माना जाता है कि प्रतिवादी के संज्ञान में आ जाएगा। अतः ऑनरेबल चांसली कोर्ट का जो डिसीजन है वो ये है कि 4 बजे 4 PM पर ही संविदा पूर्ण हो गई थी और अब इसका खंडन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से इस लेक्चर में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मिली।
एक तो ये मिली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी प्रस्थापना को संसूचित हुआ कब मान लिया जाता है, और किसी भी प्रस्थापना या स्वीकृत का अपखंडन कब तक किया जा सकता है, यानी प्रतिसरण कब तक किया जा सकता है, रिमूव कब तक किया जाता है। एक बार फिर मैं समरी रूप में बताता हूं। किसी भी प्रस्थापना की संसूचना कब पूर्ण मानी जाती है, किसी भी प्रस्थापना की संसूचना तब पूर्ण मान ली जाती है जब प्रस्थापक द्वारा प्रस्थापना की जाती है और उस प्रस्थापना का नॉलेज स्वीकृतकर्ता को हो जाता है, उसी समय प्रस्थापना की संसूचना पूर्ण मान ली जाती है। ठीक उसी प्रकार से स्वीकृत की संसूचना कब पूर्ण मान ली जाती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो किसी भी स्वीकृत की संसूचना उसी समय पूर्ण मान ली जाती है जबकि स्वीकृत की जानकारी प्रस्थापक को हो जाती है। दोनों चीजें हमने बताया। अब आते हैं दूसरी टॉपिक, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल या स्वीकृत दोनों चीज पढ़ लीजिए का खंडन कब मान लिया जाता है। खंडन कब हो जाता है? किसी भी प्रपोजल का खंडन प्रपोजल की जानकारी स्वीकृतकर्ता को होने के पहले किया जा सकता है, और किसी भी स्वीकृत का खंडन स्वीकृत की जानकारी प्रस्थापक के होने के पहले किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने बताया और इस केस का माध्यम से भी बताया। इस प्रकार से आज का लेक्चर इसी शब्दों के साथ समाप्त होता है, और हमको ये विश्वास है कि दो चीजें जरूर समझ में आई होगी। एक तो प्रस्थापना कब संसूचित होती है, और दूसरी प्रस्थापना या स्वीकृत का अपखंडन होता है। ओके, थैंक यू।